हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है अंतिम टॉपिक हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन था, एक इम्पॉर्टेंट सा कंसेप्ट। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं एमीन्स के रिएक्शंस को कंसिडर करने के लिए, और एक बड़ा ही अलग सा टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ एमीन। अभी तक हम लोग रटते आ रहे थे कि एमीन्स आर बेसिक, अब आ गया एमीन एसिडिक भी है। क्यों एसिडिक है, समझते हैं इस बात को। बेसिक क्यों है ये तो हम लोग समझ चुके हैं, और बेसिक होने के पीछे का वजह हम क्या बतलाए थे, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो एसिडिक होने के पीछे भी वजह नाइट्रोजन ही है। यदि बेसिक नेचर नाइट्रोजन के चलते आ रहा है तो एसिडिक नेचर भी नाइट्रोजन के चलते आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, करेगा क्या, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ। मजबूरन हाइड्रोजन को जो है यहाँ से धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, मतलब पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन जब पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर लाने लगे ना भाई, तो समझ जाओगे कि एसिडिक है, तो समझ जाओगे कि एसिडिक नेचर का कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा एसिडिक। तो क्या होगा यहाँ से कि किसी भी बेस से यदि आप रिएक्शन करवाते हो तो यह बेस इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, हो जाएगा RNH माइनस, और यहाँ से बेस के साथ हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर। तो एमीन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम, एंड एमीन इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन देन हाइड्रोजन, सो इट विड्रॉ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ NH बॉन्ड। एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विच इम्पार्ट्स द एसिडिक कैरेक्टर इन हाइड्रोजन या NH बॉन्ड। अब यदि यह एसिड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि बेसिक नेचर भी है, एसिडिक है, तो फिर वही बात एम्फोटेरिक टाइप का हो जाएगा। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा और ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो यदि इसका रिएक्शन कोई बेस से करवाओगे, या एसिड का रिएक्शन जब कोई मेटल से होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, तो वही चीज़ इसमें भी होना चाहिए, डेफिनेटली होगा। कि जैसे मान लो कोई 1 डिग्री एमीन लेते हो आप, सपोज मिथाइल एमीन, ऐसा मिथाइल एमीन, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से है। तो सोडियम मेटल का रिएक्शन एसिड से जानते हो ना, मैकेनिज्म इसका, कि E लेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, तो ये हो जाएगा CH3NH माइनस, और यहाँ से जो H प्लस बनेगा वो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये Na प्लस बन जाएगा, तो ये बगल में रह जाएगा, और H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा H, और इसी को हम लोग गैसियस फॉर्म में लिख देंगे ½ H2। सो दिस वन इज सोडियम अल्काइल अमाइड। पढ़ते हैं ना हम लोग, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडामाइड। सोडामाइड के बारे में सुने होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सोडामाइड क्या है, सोडियम प्लस अमाइड। सोडियम मीन्स Na प्लस रहेगा, अमाइड मीन्स NH2 माइनस रहेगा। तो यहाँ भी तो वही तरीका होता है, तो वही चीज़ यहाँ बन रहा है, देख लो। बस वहाँ अमोनिया से रिएक्शन डायरेक्ट हो रहा था, यहाँ अमोनिया से नहीं, एमीन से हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस तो है जो बता रहा है कि NH बॉन्ड में हाइड्रोजन एक्टिव है, एसिडिक नेचर का है, उस हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ कुछ लाया जा सकता है। तो मेटल यदि किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हों तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एमीन क्या हो, बेसिक नेचर का हो, सॉरी बेसिक नहीं, एसिडिक नेचर का हो। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखोगे, CH3CH CH3NH CH3CH3। What is this? This one is diisopropyl amine। डाईआइसोप्रोपाइल एमीन है। काम तो वही होगा कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन विड्रॉ करेगा। यहाँ बेस के रूप में लेना है N ब्यूटाइल लिथियम, C4H9Li।
Li प्लस, यहाँ होता है माइनस, N ब्यूटाइल लिथियम है जो कि एक बेस है, N ब्यूटाइल लिथियम। ऐसा तो फिर यह नेगेटिव चार्ज से इस हाइड्रोजन को लेगा, तो हो जाना है क्या, CH3 CH3N CH3 और यहीं N के पास जुड़ जाएगा Li, ई बाहर जाएगा ब्यूटेन C4H10, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से लिथियम एक स्मॉल साइज का केटायन है, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर है, साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, तो नाइट्रोजन का साइज बढ़ने के चलते इसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, और लिथियम का छोटा साइज है, छोटा केटायन है, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। अब केटायन जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो, एनायन जिसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, ये दोनों आपस में रहेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ले आ जाएंगे। तो यहाँ हम लोग इस बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं, कोवलेंट मान लेंगे इसको। क्यों, समझ गए ना कि नाइट्रोजन पे माइनस है और 2 लोन पेयर है तो इसका साइज ज़्यादा है, लिथियम पे प्लस है, बहुत छोटा केटायन है, तो एक छोटा केटायन और एक बड़ा एनायन आपस में हो तो वे कोवलेंट कैरेक्टर लाते हैं कंपाउंड में, अकॉर्डिंग टू फाजा रूल विच हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इन क्लास 11th। तो यहाँ कोवलेंट, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल amide, and this one is a very common, a very important base LDA, लिथियम का L, डाई आइसोप्रोपाइल का D और अमाइड का A, LDA। दिस वन इज नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, याद रखोगे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है एलडीए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम बिल्कुल भी नहीं करता है, केवल बेस। अरे जैसे OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करता है, बेस के जैसा भी। NH2 माइनस है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करता है, बेस के जैसा भी। लेकिन यह जो है न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल भी नहीं है, केवल बेस है। न्यूक्लियोफाइल नहीं होने के पीछे कारण इसका इतना बड़ा साइज का होना, किसी पे अटैक कर पाए, इतना तेज़ नहीं है, या इतना तेज़ नहीं है मतलब इतना साइज इसका कंफर्टेबल नहीं है कि जा करके कहीं जुड़ पाए, इसलिए यह न्यूक्लियोफाइल का काम ना करके केवल बेस का। जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन आप ले रहे हो, उसमें बेस का इस्तेमाल करना है और आप बेस ले लिए OH माइनस, तो यह ज़रूरी नहीं है ना कि OH माइनस वहाँ जा करके बेस के जैसा ही काम करेगा, वो तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करेगा। तो बेस के जैसा काम करेगा तो हाइड्रोजन को अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा तो कार्बन को अटैक कर देगा। तो हो सकता है आप बेस समझ के लिए हो, न्यूक्लियोफाइल के जा करके काम करे तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप लेते हो तो कन्फर्म रहोगे कि बेस है, मैंने बेस का ही काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। अब जहाँ एक्टिव हाइड्रोजन आ जाए वहाँ फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पीछे क्यों रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पीछे क्यों रहेगा, तो यह है एमीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब R'-MgX, R' और Mg के बीच बॉन्ड है तो R पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा -RH, RNH -Mg+X और साथ में अल्केन बनेगा। तो इन सबों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ ना, दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि एलडीए के बारे में अभी आप इंटरमीडिएट में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, उतना ज़्यादा मतलब नहीं करने का मतलब नहीं ही पढ़ोगे आप। एलडीए के बारे में जब आप ग्रेजुएशन करोगे केमिस्ट्री में, जहाँ काफ़ी डिटेल में जानोगे कार्बोनिल कंपाउंड का नेचर और कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे और रिएक्शंस होते हैं, उसमें एलडीए का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। फिलहाल एलडीए याद रखो, ऑप्शन देगा कि एलडीए क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, नॉन बेसिक न्यूक्लियोफाइल है या नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम ना करके केवल किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। अब आते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड।
नाइट्रस एसिड का रिएक्शन एमीन से जो होता है ना, अलग अलग टाइप से है। मतलब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन अलग है, अब उसमें भी एलिफेटिक का अलग ही दिखेगा, एरोमेटिक का थोड़ा अलग दिखेगा। सेकेंडरी एमीन का अलग रिएक्शन है, टर्शियरी का अलग है। तो अगेन यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। सबसे पहले तो आप नाइट्रस एसिड को समझो। नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, HNO2। नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो बढ़ करके +5 हो सकता है, जो घट करके +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो यहाँ से काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। और यदि ऑक्सीडेशन नंबर +3 से घट करके +1 हो जा रहा है मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ ही काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो HNO2 एक्ट्स एज बोथ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे बड़ा बात किया, जो HNO2 है नाइट्रस एसिड या एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन भी हो करके या तुरंत HNO3 नाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। तो जैसे आप देखोगे कि लैब में नाइट्रिक एसिड आपको मिल जाएगा काफ़ी आसानी से रिएजेंट के रूप में, एसिड के रूप में, वैसे ही लैब में आप चाहोगे कि नाइट्रस एसिड आपको मिलो, बड़ा रेयर है। क्योंकि नाइट्रस एसिड यदि बन करके रखा भी हुआ रहेगा ना, तो यह नाइट्रस एसिड ऑक्सीजन से भी कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड में बदल सकता है, इसलिए पहले से बना हुआ नहीं रहता है। तो जब इसका ज़रूरत पड़ता है इस नाइट्रस एसिड का, तो उसी समय इसको बनाया जाता है। और उसी समय कैसे इसको बनाया जाता है, तो सोडियम नाइट्राइट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करवा के, सोडियम नाइट्राइट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करवा करके, तो सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड HNO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के बारे में क्या क्या बात सीखे कि नाइट्रस एसिड तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन का यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह इंटरमीडिएट रेंज का है, या +3 बढ़ करके +5 हो जाएगा तो यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, +3 घट करके +1 0 -3 कुछ भी हो जाए तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका एयर का ऑक्सीजन के साथ भी कम्बिनेशन होकर के नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो पहले से लैब में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इनडायरेक्टली जब इसका ज़रूरत पड़ता ही है नाइट्रस एसिड का, तो उस समय इसको तुरंत बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला दिया जाता है सोडियम नाइट्राइट को, तो NaCl सॉल्ट बनेगा, जो टूट जाएगा, बचेगा HNO3 जो नाइट्रस एसिड वहाँ से, और तब इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। तो अब इससे भी नहीं कि दोनों का रिएक्शन करवा करके आप HNO2 बना लिए और तब HNO2 अलग करके इसको डालें, वैसा नहीं है। डायरेक्ट इन दोनों को ही हम लोग रिएक्शन मिक्सचर में डाल देते हैं, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट NaCl बन रहा है ना, ये बहुत हानि करने वाला कंपाउंड नहीं है। NaCl हम लोग जानते हैं फुली न्यूट्रल कंपाउंड है, और यदि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आप करवा रहे हो तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में साइड रिएक्शंस होने के चांसेस तब ज़्यादा होंगे जब रिएक्शन मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, तब न्यूट्रल हो तो साइड रिएक्शंस का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो यहाँ जो साइड प्रोडक्ट है NaCl फुली न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इससे कोई साइड रिएक्शन हो इसकी उम्मीद तो हम लोग ना ही करें, वही बेहतर है। तो HNO2 ना इस्तेमाल करके हम लोग उसके बदले में NaNO2 प्लस HCl का इस्तेमाल करेंगे। तो समझना वही है कि नाइट्रस एसिड का सोर्स है। तो सबसे पहले 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन में भी एरोमेटिक एमीन की बात कर ले, तो क्या हमने देखा कि सोडियम नाइट्राइट को यदि आप HCl से कंबाइन करवा रहे हो तो NaCl प्लस HNO2 बनेगा। और 1 डिग्री एमीन में यदि आप लेकर के चलते हो एनिलीन, अब अभी हम लोग देखें कि यह जो एनिलीन है
वीक ही सही लेकिन बेसिक नेचर का तो है। और रिएक्शन मीडियम में एसिड है, एसिड चाहे तुम HCl का H लो या फिर इसका लो, कुछ भी ले सकते हो। सपोज HCl के साथ यदि इसका कम्बिनेशन करवाएं तो लोन पेयर से H को लेगा और लोन पेयर से H को लेगा तो ये बन जाएगा NH3+ और बगल में रहेगा Cl-। दिस इज एनिलीनियम क्लोराइड, ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड टाइप का रिएक्शन। अब बोलोगे सर HCl से ही क्यों, HNO2 से क्यों नहीं? क्योंकि एनिलीन जो यहाँ होता है ना वह पहले से डिजॉल्व्ड होता है HCl में, और एनिलीन को जब HCl में डिजॉल्व करोगे तो एनिलीनियम क्लोराइड ही बनेगा। और यह एक बहुत ही कोल्ड सॉल्यूशन होता है, आइस कोल्ड सॉल्यूशन, मतलब टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा नहीं इससे, बहुत कम भी नहीं इससे। और अब फाइनली क्या होगा कि यह जो एनिलीनियम क्लोराइड है वह रिएक्शन कर लेगा नाइट्रस एसिड से। तो एनिलीनियम क्लोराइड को आप ऐसे दिखला दो, NH3 नाइट्रोजन पे प्लस है और यहीं बगल में काउंटर आयन के रूप में Cl- दिखला दो। इस HNO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। अच्छा, इसी को लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं, डबल बॉन्ड OH क्या नाइट्रस एसिड को, तो वही चीज़ यहाँ लिख देते हैं N डबल बॉन्ड OH। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखो ये पूरा यहाँ से हो जाएगा बाहर, और पूरा बाहर हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा, बचेगा बेंजीन, ये है नाइट्रोजन, फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, अगेन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, ये 3 यहाँ से भी हट रहा है, 3 यहाँ से भी हट रहा है, नाइट्रोजन पे प्लस का प्लस बचा हुआ है और Cl- को भी इधर लिख दो ऐसा। और यह जो कंपाउंड बना यहाँ, यह जो सॉल्ट बना यहाँ, इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हेलोइरिन में भी इस कंपाउंड को हम लोग पढ़े थे, याद करो। बेंजीन है तो बेंजीन, एजो का मतलब नाइट्रोजन, तो डाइएजो है मैंने 2 नाइट्रोजन, EM मैंने प्लस, तो बेंजीन था तो बेंजीन, 2 नाइट्रोजन था डाइएजो, प्लस है तो EM, और लास्ट में क्लोराइड मतलब Cl- हो गया। यह एक सॉल्ट है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। और इससे एक बड़ा ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या आता है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट में 2 नाइट्रोजन है, क्या दोनों नाइट्रोजन सेम है या अलग है? तो अलग है, अलग है। एक तो चार्ज के आधार पे कि एक नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल, और दूसरा कि जिस नाइट्रोजन पे प्लस है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये टेट्रावैलेंट है। यह नाइट्रोजन क्या है, टेट्रावैलेंट है, और ई वाला जो नाइट्रोजन है 3 बना रहा है तो ये ट्राइवैलेंट है। ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लोन पेयर रहता है साथ में। टेट्रावैलेंट एटम है तो लोन पेयर नहीं रहेगा, और उसके बदले में जो है इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो प्राइमरी एमीन में यदि आप एरोमेटिक एमीन लेते हो तो इस एरोमेटिक एमीन को सबसे पहले आप मिनरल एसिड में डिजॉल्व करोगे। वह मिनरल एसिड HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, कुछ भी डिजॉल्व करके वो पहले एनिलीनियम का सॉल्ट बन जाएगा, और तब उस एनिलीनियम सॉल्ट को आप ट्रीट करवाओगे नाइट्रस एसिड से। टेम्परेचर को ध्यान में रखना है, तो ऐसे करके डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। इसलिए यह जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो यहाँ जो HCl में डिजॉल्व किया गया था ना, इसको आप H2SO4 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग ही है, तो ये NaHSO4 बन जाएगा, एसिड सॉल्ट। तो यहाँ जब H2SO4 लोगे तो यहाँ हो जाएगा NH3 और ये HSO4-, एनिलीनियम बाइसल्फाइड या सल्फेट, ऐसा। तो यहाँ फिर कोई जरूरी नहीं Cl- ही हमेशा रहे, यहाँ बाइसल्फेट आ जाएगा, तो ये भी बेंजीन डाइजोनियम बाइसल्फेट हो जाएगा, मतलब कि ये भी एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है।
इसी यूनिट में शुरू में ही बताए थे कि हम लोग को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, तो आगे डिटेल में जानेंगे उसके बारे में हम लोग। अब जो यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना या सॉल्ट बना, इसको यदि हाइड्रोलाइज करते हो, वाटर के साथ रिएक्शन करते हो, तो यह बदल जाएगा फिनॉल में, ऐसा। N2+Cl- वाटर के साथ थोड़ा हीट कर दोगे तो बदल जाएगा किस में, फिनॉल में, प्लस N2+HCl। और सिंपल सा रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, सिंपल सा। सो देखो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में जो है हम लोग ऐसा देखे ना स्ट्रक्चर, ऐसा। तो यहाँ नाइट्रोजन क्लोरीन के बीच तो कोई बॉन्ड है नहीं, आइसोलेट है, समझो Cl- इसके लिए था। नाइट्रोजन पे प्लस है तो तुरंत इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा। तब तक जो वाटर लिए हो एक तरह से न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करके कार्बन पे जुड़ जाएगा, जो बेंजीन का कार्बन है, ऐसा। यहाँ प्लस, यहाँ से बाहर हो जाएगा N2Cl-। अब इसका काउंटर आयन हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बाहर करो तो ये Cl बाहर, -HCl, तो यहाँ हो जाएगा OH, फिनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एनिलीन से फिनॉल आ जाए कन्वर्सन। मान लो कोई कन्वर्सन आ जाए, क्या, एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल बना देंगे हम लोग। एनिलीन से डायरेक्ट फिनॉल तो नहीं बनेगा, एनिलीन को पहले बदलना होगा डाइजोनियम सॉल्ट में, NaNO2+HCl, और साथ में यहाँ लेना होगा क्या, टेम्परेचर जो कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो इससे तो पहले डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ऐसा, N2+Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अब इसका हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ गर्म कर दो, बन जाएगा फिनॉल। साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब है नहीं, ऐसा। इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, एनिलीन से फिनॉल एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखोगे इसको। अब यह जो रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, ये बेसिकली हो रहा है किसके साथ, तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ले रहे हैं तब। यदि आप एलिफेटिक अमीन लोगे तो एलिफेटिक अमीन में जो है डाइजोनियम सॉल्ट नहीं होता है, या जो डाइजोनियम सॉल्ट है वह एरोमेटिक सिस्टम के लिए ज़्यादा स्टेबल है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रेजोनेंस वगैरह इसका वजह होता है उसके लिए, जो आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे। बेंजीन के जगह पे यदि आप कोई अल्काइल ग्रुप लेकर के चलते हो ना, तो वैसे डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल नेचर के नहीं हैं। वैसे डाइजोनियम सॉल्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें कोई रेजोनेंस नहीं है। जैसे इस तरह का डाइजोनियम सॉल्ट आप लेते हो, और एक अभी बेंजीन वाला हम लिए, यहाँ CH3 लिख देते हैं। इसको तो हटा दो, डाइजोनियम को लेकर के चलो केवल। तो यहाँ रेजोनेंस ऐसे होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे सकता है, इसको यहाँ शिफ्ट करवाओगे, मतलब ये पूरा ग्रुप में -R इफेक्ट आ गया, ठीक। तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड N माइनस प्लस। अभी कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो समवॉट थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। यहाँ इसमें रेजोनेंस आप कहाँ से दिखा पाओगे, इधर तो कुछ है ही नहीं वैसा, हाइपर कंजुगेशन उतना काम करेगा नहीं यहाँ। तो यहाँ फाइनली पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और वाटर यदि रहा तो तुरंत से अल्कोहल बन जाएगा, तुरंत से अल्कोहल बन जाएगा, +N2+HCl। तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल दैन एलिफेटिक वन, रीजन रेजोनेंस है।
तो जब भी आप एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लोगे, मॉइस्चर से भी ट्रीट करके जो है वो अल्कोहल में बदल जाएगा। और साथ में और भी कुछ साइड प्रोडक्ट निकल सकते हैं, नॉट ओनली अल्कोहल, समटाइम्स अल्कीन इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अच्छा, इसमें से स्पेसिफिक कंडीशन में बोल रहा है कि कुछ और भी रिएक्शन होता है, कि जैसे आप मिथाइल एमीन लेकर के चलते हो और नाइट्रस एसिड यहाँ एक्सेस में है, HNO2 एक्सेस में है, तो इस केस में बनता है मिथाइल नाइट्राइट प्लस N2 प्लस 2H2O। ठीक। दूसरा केस है कि यदि आप मिथाइल एमीन को भी एक्सेस में रखते हो, आप मिथाइल एमीन को भी एक्सेस में रखते हो तो फिर ईथर बन जाता है और बाहर हो जाएगा यहाँ से 2N2 प्लस 3H2O। तो इन कंडीशन को भी देखना है कि मिथाइल एमीन, स्पेशली मिथाइल एमीन के लिए है, HNO2 केवल एक्सेस में रहा तो मिथाइल नाइट्राइट, और दोनों एक्सेस में रहे तो डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन। तो यह था 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, जिसमें एरोमेटिक सिस्टम पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, थोड़ा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट है, बाद में उसको हाइड्रोलाइज करने पे फिनॉल। एलिफेटिक है तो अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन हाईली अनस्टेबल, मॉइस्चर से भी कंबाइन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें से कुछ स्पेशल केसेस सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स के जो रिएक्शन बच गए, इसमें हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ वह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।